नाम तो उसका अवेश था। वो हमारे मोहल्ले में रहता था। इन दिनों अवेश की नई नई शादी हुई थी। वो यूं खुश था जैसे दो जहां की दौलत मिल गई हो। बीवी खूबसूरत मिली। अंधेरे कमरे में बैठी होती तो इसके चेहरे की दमक से कमरे में रोशनी हो जाती। रंगत चांदनी सी उजली और इसमें रंग गुलाब की आमिज़श थी। वो सोच भी ना सकता था नसीब में हुस्न की ऐसी दौलत लिखी गई है। वो अब इस दौलत का बिला शिरकत गैर मालिक था कि सोबिया इसकी मनकूहा थी। होता यह है कि चमकती दमकती सूरत की एक झलक देखकर ही बहुत से दिल बेचैन हो जाते हैं। बीवी अगर खूबसूरत और वफादार भी हो तो दूसरों की नज़रों में इस कदर काबिल सताइश होती है कि आखिर हुस्न मगरूर हो जाता है। सोबिया मगरूर तो ना हुई, लेकिन मोहल्ले भर की औरतों के मुंह से अपने हुस्न के कसीदे सुनकर शोहर के सामने इतराई सी फिरने लगी। ये इसकी मासूमियत थी कि हर किसी के अपने बारे में तारीफी कलिमात सुनकर शोहर के गोश गुजार कर दिया करती थी। तब इसका शोहर कुछ परेशान रहने लगा। इसको अपनी इस बिला शिरकत गैर दौलत के लुट जाने का धड़का सा लग गया। सोचता ये कहीं मेरी भूल तो नहीं कि मैं इसको अपनी मिल्कियत समझ बैठा हूँ। मुमकिन है कि ऐसा ना हो। इस धड़के ने इसको वहमी बना दिया। लेकिन कहाँ तक घर में बैठता और इस दौलत की हिफाजत करता। सुबह नौकरी पर जाता तो रात गए घर लौट पाता था। एक रोज, जबकि ये छुट्टी का दिन था, दोपहर का खाना खाकर बिस्तर पर दराज हो गया। बीवी कपड़े धोने के बाद इन्हें छत पर डालने गई थी। काफी देर इसके तस्वुर में आंखें बंद किए पड़ा रहा। वो ना लौटी तो बेचैनी से करवटें लेते लेते उठ बैठा। आखिर छत पर जा पहुंचा। अवैस ने देखा कि बीवी रस्सी पर आखिरी कपड़ा डाल रही है और सामने के घर से एक नौजवान अपने कमरे की खिड़की से एक टक इसे देखे जाता है। वो सोबिया को देखने में इस कदर महव था कि इसे अवैस की आमद का एहसास भी ना हुआ। सोबिया के बाल खुले थे। वो थोड़ी देर पहले नहाई थी और बड़ी हसीन लग रही थी। बीवी पर एक नजर डालते ही इस पर बेख्तियार प्यार आ गया, मगर अगले ही लम्हे वो गुस्से से भड़क उठा क्योंकि इस नौजवान हमसाये ने इसको देखने के फौरन बाद झट से खिड़की बंद कर दी। बीवी ने अवैस को पलट कर देखा तो वो खौफजदा सी हो गई। हालांकि इस सारे सीन में इसका किरदार एक गाफिल का था, फिर भी उसको लगा जैसे वो मुजरिम हो। बस इतनी सी बात थी जिसने अवैस मियाँ का सुकून धर्म भरम करके रख दिया। वो तिलमिलाया हुआ नीचे आया। बीवी से पूछा, क्या बात थी कि तुम इतनी देर से छत पर थी और नीचे नहीं आ रही थी? आपने देखा नहीं कि मैं रस्सी पर कपड़े डाल रही थी? वो मासूमियत से बोली, इतनी देर तक तुम रस्सी पर कपड़े डालती रही, मुझे बेवकूफ बना रही हो। इतनी देर में आदमी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। इस मुबालगे पर वो हंसती, मगर शौहर का गुस्सा खत्म ना हुआ। सोबिया को बुरी तरह झड़क दिया। तमाम रात इसके साथ कलाम ना किया। बज़ाहिर इसने ऐसी वैसी कोई बात ना देखी थी, मगर दिल में शक व शुबे की भट्टी सुलग उठी। इन दिनों अवैस की हालत अजीब होती गई। दफ्तर में सारा दिन इसकी तरफ ध्यान भटकता। सोचता वो जरूर छत पर गई होगी, इस नौजवान में दिलचस्पी लेती होगी। दोनों ने कुछ इशारे किए हों। क्या खबर ये दोनों मेरे ही घर में मिलते हों या मेरी बीवी इस नौजवान के घर चली जाती हो। ये सोचकर इसका सर घूमने लगता। काम ना होता और तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर वो सीधा घर की तरफ भागता। इस तरह शौहर की अचानक आमद से सोबिया हैरान रह जाती। हालांकि हमेशा वो घर पर मौजूद मिलती, मगर वो सोचता कि शौक कपड़े पहने बैठी है, लगता है अभी अभी कहीं से आई है। यकीनन ये सामने वाले घर में इस लड़के से मिलकर आई होगी। अपने गेट से निकलकर छपाक से सामने वाले गेट में झाग घुसने में देरी कितनी लगती है। तब वो इसको करीता, ढके छुपे अल्फाज में पूछता कि तुम कहाँ गई थी, क्या जल्द लौट आई हो? वो यही जवाब देती कि मैं तो कहीं गई ही नहीं थी। किसी को वो बता भी नहीं सकता था कि इन दिनों इसकी क्या हालत हो गई है। वो अब जीता था और ना मरता था। इतने वसाइल ना थे कि वो घर छोड़ देता और कोई दूसरा मकान किराए पर ले लेता। गर्चा यह मकान छोटा सा था और विरासत में मिला था। ये भी मुमकिन ना था कि इस नौजवान हमसाए को ही इसका घर छोड़ने पर मजबूर करता। वो लोग बरसों से वहां रह रहे थे। इनका जाती विरासती घर था। कलीम के बड़े भाई का तबादला होने के बाइस
सारा कुंभा सियालकोट चला गया था और ये नौजवान तालीम की खातिर यहाँ रुका हुआ था। छुप छुप कर जासूसी करने की कोशिश में हर तरीके से चाहा कोई सबूत मिले और शको शुबे की ठंडी आग में झलसने से बच जाए। खुद को यहाँ तक जहनी तौर पर तैयार कर लिया कि अगर बीवी को इस नौजवान के सामने मुस्कुराते भी देख लेता तो फौरन तलाक दे देता, मगर मालूम था कि इससे अच्छी बीवी फिर ना मिलेगी। इस अजियतनाक जहनी कैफियत के हाथों जीते जी मौत की कश्मकश में मुब्तला था। हर सूरत निजात पाना चाहता था। कभी कभी अपने दफ्तर में बैठा होता, यूं सोचता जैसे इसकी बीवी ने कलीम को घर पर बुला लिया होगा और अब वो इसके साथ प्यार की बातें कर रही होगी, इसके गले में बाहें हाइल कर रही होगी। तभी दफ्तर से उठकर घर को चल निकलता, रस्ते भर दुआएं करता जाता, या अल्लाह आज तो मेरी मुशक्कत को ठिकाने लगा दे, मेरी बीवी को आज रंगे हाथों पकड़वा दे। ऐन मौके पर इस नौजवान के साथ देखूं तो शक शुबे की आग ठंडी हो, फिर तो इनको ऐसा मजा चखाऊंगा कि उम्र भर याद करेंगे। इनको मौत के घाट ही उतार दूंगा तो भी अफसोस ना होगा। फांसी पाकर कम से कम इस आजाब से तो निजात मिल जाएगी। हर बार मगर इस मर्द नादान को मायूसी होती। बीवी इसकी मुंतजिर हंसकर इसका इस्तकबाल करती, कभी खाना पका रही होती तो कभी कपड़े इस्त्री कर रही होती, कभी और काम काज। वो सारे घर में झांकता, तलाशी लेता, अलमारियों में, पलंग के नीचे, छत पर, सीढ़ियों में कोना कोना छान मारता, जैसे ये नौजवान आदमी ना हो, मक्खी मच्छर हो या चूहा कि इसके आते ही दिल में घुस गया हो। अब अक्सर अवेस मियाँ से बीवी की लड़ाई रहने लगी, क्योंकि वो बात बात पर इससे उलझ पड़ता था। इसका कहीं आना जाना बंद कर रखा था। वो बेचारी किसी से ना मिल सकती थी, कोई घर में ना आ सकता था। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि घर को बाहर से ताला लगाकर जाने लगा। सीढ़ियों के दरवाजे को भी ताला लगा दिया करता ताकि सुबह इसकी गैर मौजूदगी में छत पर भी ना जा सके। मसला ये था कि इसके कमरे की खिड़कियां कलीम के घर की खिड़कियों के सामने खुलती थी। जब अवेस ने खिड़कियों को कीले ठोंक कर बंद करना चाहा तो सोबिया ने सख्त एहतजाज किया कि इस तरह कमरों में हवा और रोशनी बंद हो जाएगी, इसका दम घटेगा। इसने मशवरा दिया कि खिड़कियां ठोंक कर बंद करने के बजाय इसे चाहिए कि वो किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर से अपना इलाज करवाए, क्योंकि इसको वहम की बीमारी हो गई है। इस बात पर वो गुस्से से पागल हो गया। बीवी पर इल्जाम लगाया कि वो इस नौजवान से इन्हीं खिड़कियों के जरिए बातचीत करती होगी, लिहाजा इनको बंद करने पर वावेला कर रही है। सोबिया मियाँ जी की इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। इसने जवाब दिया, बेशक यूं ही सही। इस एक जुमले का सुनना था कि मियाँ जी के तो सारे शुकूक यकीन में बदल गए और इसे सोबिया से कहा, ठीक है, अगर तुम ये इकरार करती हो तो मैं तुमको तलाक देता हूँ। तुम जाकर इस सामने वाले हमसाए नौजवान कलीम से शादी कर लो। इन्हीं दिनों कलीम इम्तिहान पास करके सियालकोट चला गया और अवेस की बेचैनी में कमी आ गई। लेकिन बदनसीबी जब पीछे लग जाए तो ताकुब इस वक्त तक नहीं छोड़ती जब तक कि बर्बाद ना कर दे। क्या वाकई मेरी बीवी बेऐब है? अब सोते जागते उठते बैठते यही गम दिल को खाने लगा कि क्या खबर ये औलाद किसकी हो, मगर मुझे अब उम्र भर इसको अपना लख्ते जिगर समझकर परवान चढ़ाना पड़ेगा। कुछ जहनी मरीज मर्द ऐसे भी होते हैं जो बीवियों पर शक करते हैं तो अपनी औलाद ही इनकी सजा की जर्द में आ जाती है। ऐसे किस्से तो हमारे माशरे में आम है। ये कितनी बड़ी ज्यादती होगी। अब ये सोचता इससे तो बेहतर था कि मैं वो औलाद ही रहता। एक बार तो शक शुबे के इजहार पर बीवी ने कुरान पाक भी उठा लिया, मगर अवेस का दिल साफ ना हुआ। चंद दिन ठीक रहता, फिर ख्यालों के भूत प्रेत चमट जाते। अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा। शफकत पादरी से दिल फटने लगा। बेख्तियार होकर इसको कलेजे से लगा लिया। बहरहाल बच्ची के जन्म लेने से कशीदगी खत्म हो गई। दिल में जो नफरतें भर गई थी कम हो गई। इसकी गूंगा अवेस का दिल खींचने लगी। सोबिया भी बच्ची में ऐसी मशगूल हो गई कि पिछली सारी तलखियां भुलाकर बेटी की परवरिश में खो गई। इसने इसका नाम नाज बीबी रखा। अब भी मगर कभी कभी इसका दिल घबराता था। बैठे बैठे होल उठते, एक खलिश सी जी को परेशान करने लगती। पुराने शुकूक सर उठाते और वो जबरदस्ती दिल में ही इनका गला घोंट देता। सोचता, अगर वाकई ये मेरी बेटी है तो इन शुकूक की वजह से
میری اپنی اولاد تکلیف اور پریشانی میں مبتلا رہے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ان سوچوں کی طرف دھیان نہ دیا جائے۔ پالنے سے نکل کر نازو گھٹنوں چلنے لگی، پھر پاؤں پاؤں یوں اس کی ہر ہر ادا پر میاں بیوی جی جان نچھاور کرتے رہے۔ گھر میں اس کے لیے کھلونوں کے ڈھیر لگا دیے۔ سوتی جاگتی گڑیا، ناچنے والا بندر اور ڈرم بجانے والا بھالو، ناز اویس کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا بن گئی۔ اب تو لگتا تھا کہ واقعی پچھلا وہم بھلا چکا ہے۔ اکلوتی بچی تھی، انہی دنوں اویس کی سوئی ہوئی بدبختی ایک بار پھر جاگ پڑی۔ سامنے والا گھر جس میں وہ نوجوان ہمسایہ رہتا تھا دوبارہ آباد ہو گیا۔ اسے ملازمت بھی اسی شہر میں مل گئی اور وہ واپس اسی محلے میں اسی گھر میں لوٹ کر آ گیا۔ گویا اب اس کو کہیں جانا ہی نہیں تھا۔ شومئی قسمت وہ اویس کے محکمے میں افسر لگا۔ اس کی موجودگی پھر سے سہانے روح ہو گئی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ جب بھی نازو بیٹی کھیلنے کو گلی میں نکلتی، کلیم باہر ہوتا تو وہ از خود دوڑ کر اس کی طرف چلی جاتی۔ بچے کس کو پیارے نہیں لگتے؟ وہ اپنی طرف آتی معصوم بچی کو گود میں اٹھا لیتا، چاکلیٹ کبھی بسکٹ دے دیتا اور اویس سے کہتا، میاں جی آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ اویس کے چہرے پر مصنوعی خوشی کے آثار ابھرتے، مگر دل میں دھماکے سے ہونے لگتے۔ سوچتا شاید یہ اپنے ماضی کے اس کارنامے کو کلیجے سے لگائے خوش ہو رہا ہے اور مجھ کو احمق جان کر ہنس رہا ہے۔ میری بے وقوفی پر دل میں تو کہا لگا رہا ہوگا کہ دیکھو کیسا الو بنایا، یہ میری اولاد کو پال پوس رہا ہے اور اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ اویس کا مرض و وہم پھر سے اود کر آیا۔ وہ اس صورتحال کو برداشت نہ کر پایا۔ ایک روز اس کے نوکر نے بتایا کہ کلیم صاحب آپ کی بچی سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ یہ گلی میں کھیل رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اسے میرے پاس اٹھا کر لاؤ، اس کی طوطی زبان سے پیاری پیاری باتیں سنو تو بوریت ختم ہو جاتی ہے۔ اویس کی بچی دیر تک اس کے ساتھ کھیلتی رہتی، پھر وہ اس کو بسکٹ کا ڈبہ بھی اور کوئی شے دے کر نوکر کے ہاتھ اویس کے گھر بھجوا دیتا۔ اویس یہ بسکٹ کے ڈبے ٹافیاں اٹھا کر کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیتا اور بچی کے گالوں پر چانٹے مارتا تاکہ وہ پھر وہاں نہ جائے۔ یہ دیکھ کر بیوی بلک اٹھتی، وہ چیخنے چلانے لگتی تو جنونی اس پر بھی برس پڑتا۔ ناحق ان کی اچھی بھلی زندگی پھر سے برباد ہو جاتی۔ اپنا افسر ہونے کے ناطے وہ کلیم کو کچھ کہہ نہ سکتا تھا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کو گولی مار دے یا خود سارے کنبے کے ساتھ زہر کھا لے۔ ایک دن بیوی بیمار ہو گئی تو اپنی خالہ کے ہمراہ ڈاکٹر سے دوا لینے چلی گئی۔ اس روز اویس نے آفس سے چھٹی لے لی۔ بچی پلنگ پر سو رہی تھی، ذہن میں عجیب سا خیال کندہ۔ اکثر اخبارات میں ایسی خبریں پڑھی تھی کہ کسی نوجوان نے بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہو کر اس معصوم کو پھینک دیا یا نقصان پہنچانے کی صحیح کی کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ اویس کو اس کے ساتھ ہی عجیب سا خیال آ گیا کہ جس شخص نے برسوں سے میرے دل و ذہن کی دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے، میں اس پر ایسا الزام لگا کر اپنے رقیب رسیا یعنی کلیم سے انتقام کیوں نہ لوں۔ سچ ہے انتقام کی آگ بری ہوتی ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی، ہمسائے کے دفتر سے لوٹنے کا وقت ہو رہا تھا اور وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس کا بوڑھا ملازم سودا سلف لینے اس وقت بازار گیا ہوا تھا۔ وہ نزدیک ہی گیا تھا، لہٰذا تالا لگانے کے بجائے گیٹ کے باہر سے کنڈی لگا کر گیا تھا۔ یہ اچھا موقع تھا۔ پاس پڑوس میں سبھی جانتے تھے کہ کلیم اویس کی بچی سے پیار کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ اس کے گھر میں بھی چلی جاتی ہے۔ اویس کی بیوی گھر میں نہ تھی۔ سوتی ہوئی بچی کو اٹھا کر اویس تیزی سے کلیم کے گھر گیا اور اس کو بستر پر لٹا کر پلیٹ سے مضروب کر دیا۔ بچی صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ ایسا کرتے وقت وہم کا اس پر غلبہ تھا اور اس نے انتقام میں اندھا ہو کر یہ بھی نہ سوچا کہ یہ تو میری اپنی بچی ہے۔ وہ تو اس کو ہمسائے کے گناہ کا بوجھ تصور کر کے زخمی کر چکا تھا۔ وہ ترنت واپس گھر آ گیا، یہ گمان کر کے مجھے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ چند منٹ بعد ہی دفتر سے کلیم آ گیا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی اویس ایک ہمسائے لڑکے کے ہمراہ بچی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ اس بہانے کلیم کے گھر میں دوبارہ چلا گیا۔ اس وقت بوڑھا ملازم بھی سودا لے کر آ گیا۔ ان دنوں کے سامنے وہ چلانے لگا، پھر گلی میں نکل کر شور مچا دیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، کیوں شور ہو رہا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کلیم کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گھر میں داخل ہو گئے۔
जहां बिस्तर पर बच्ची मसरूफ हालत में बेहोश थी और इसकी दोनों कलाइयां भी जख्मी थी। कोई भी इस सूरत हाल को समझ ना पाया कि वो लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आ गई, तफ्तीश हुई, बच्चे को अस्पताल ले गए। कानून अंधा होता है लेकिन इसके हाथ मजबूत होते हैं। जुर्म करने वाला समझता है कि वो सारी दुनिया को बेवकूफ बना लेगा, मगर सारी दुनिया को तो क्या, वो सिर्फ कानून को भी जल नहीं दे सकता। बशर्त ये कि कानून के मुहाफिज पाज़मीर हो और बिकने वाले ना हो। आखिरकार मुजरिम पकड़ा ही जाता है। इसी बिना पर बच्ची के कत्ल की कोशिश करने के इल्जाम में अवैस भी पकड़ा गया। शहादतों से कलीम बेगुनाह साबित हो गया। अवैस को बिलाखिर अपने जुर्म का इकरार करना पड़ा। सजा हुई, फिर कानूनी सजा तो खत्म हो गई, मगर जमीर की सजा अभी तक खत्म नहीं हुई। उम्र भर भी खत्म ना होगी कि जमीर तमाम उम्र अवैस को सजा देता रहेगा। बीवी छोड़कर चली गई। वो इसकी सूरत देखने की भी रवादार ना रही, और वो बेटी भी जिसका वो सामना नहीं कर सकता, इससे नफरत करती है। इसे नफरत करना भी चाहिए कि वो इस मासूम का भी तो मुजरिम है कि जिसका इस सारे वाक़े में कोई कसूर ना था। खुदा ने इसकी जिंदगी रखनी थी, वरना इस शख्स ने तो इंतकाम की आग में कोई कसर ना छोड़ी थी। सच है कि जहनी मरीज बज़ाहिर देखने में ठीक ठाक मालूम होते हैं, लेकिन वो दरअसल ठीक नहीं होते। जब ऐसे लोग शदीद वहम में मुब्तला हों या अजीब व गरीब हरकतें करें तो इनका इलाज कराना ज़रूरी होता है।